तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हाजिर हैं आपके लिए एक और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर, जिसमें हम लोग 20 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और अपने प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है? क्योंकि आप जानते हो कि एसएससी जीडी का जो पेपर है फरवरी में है और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी हम एग्जाम में बहुत अच्छा तरीके से परफॉर्मेंस दे पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग हर दिन आपका एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आप क्वेश्चन को देख पा रहे हो और क्वेश्चन को हम लोग आराम से पढ़ेंगे और पूरी शिद्दत के साथ इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, लिखा है 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। यदि जॉन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो खान की चाल क्या होगी? अब समझिए, यहाँ पर दो लोग हैं, एक है जॉन और दूसरा है खान, ठीक है? जॉन जो है इन दोनों को चलना कितना है? 1000 मीटर। यानी जॉन को भी चलना है 1000 मीटर और खान को भी चलना है 1000 मीटर। लेकिन जो जॉन है वो खान को हरा देता है, ठीक है? यानी जॉन ने खान को 120 मीटर से हरा दिया। इसका मतलब ये है कि जॉन जो चला होगा वो 1000 मीटर चला होगा, तभी तो वो जीता। और जो खान है वो इससे 120 मीटर कम चला होगा। मतलब ये कितना चला होगा? ये चला होगा आपका 880 मीटर। क्योंकि 1000 में से 120 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 880 मीटर। यानी देखिए यहाँ पे 0 8 2 10 और 8 1 9 1 10। अब समझिए कि जो जान की चाल है वो कितना है आपका? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसकी चाल दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल हमसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो आप ये बताइए, जब दौड़ होती है तो उसमें क्या निश्चित होता है? तो आप कहोगे सर टाइम निश्चित होता है। अगर हम टाइम से पहुंच गए तब तो हम उस दौड़ को जीत जाते हैं, और अगर हम टाइम से नहीं पहुंचते तो आपका दौड़ हम हार जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में टाइम फिक्स होगा। यानी जिस टाइम पर पहुंचना होगा, जॉन तो पहुंच गया, खान नहीं पहुंच पाया, इस वजह से ये हार गया। तो इसका मतलब ये है समय आपका फिक्स है। तो समय बराबर क्या होता है? समय जॉन के लिए कितना होगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी है इसका 1000 मीटर, क्योंकि ये रेस जीता है तो 1000 मीटर गया होगा। और यहाँ पर आपका जो चाल है वो है आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर लिख देंगे 40। अब ये जो समय है ये खान वाले समय के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों को समान समय दिया गया था। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो ये हो जाएगा 880 मीटर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? चाल हमसे पूछ रहा है तो मान लेंगे हम यक्स। अब समझिए, अगर इसको हम काटेंगे तो एक जीरो खत्म हो गया, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, ठीक है? अगर हम यक्स की वैल्यू निकालें यहाँ पर तो यक्स बराबर हो जाएगा 880 बटा की कितना हो जाएगा आपका? 25। अब 25 से भाग करेंगे तो आप जानते हो कि 25 तिया 75 होता है। यानी 25 तिया 75। अगर हम यहाँ से यानी 88 में से 75 को घटाएंगे तो 13 बचेगा, ठीक है? आप जानते हो 25 पंचे 125 होता है और 25 दूना 50। यानी लगभग कितना आ गया आपका? 35.2 किलोमीटर प्रति घंटा। 35.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 35.2 किलोमीटर प्रति घंटा, और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। तो इसी के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर हम लगा देते हैं, उसके बाद इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। अगला सवाल तब तक आप पढ़ते रहिए और इसको हम लोग जल्दी से क्या करते हैं? इरेज। चलिए हम लोग अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। देखिए, ये जो सवाल है ये थोड़ा पेचीदा है। अगर आप इसके शब्दों को समझने में थोड़ा सा फेल किए तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा डिले लगा पाओगे। कैसे? देखिए, क्वेश्चन का कहा है कि 2010 में एक देश की जनसंख्या
25, 60, उसके बाद 8 लिखकर 4 जीरो लगाया है, थी मतलब इतना थी। 2020 तक जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई। 2020 में जनसंख्या है। अब आप ध्यान समझिए, ऐसे क्वेश्चन में आप जानते हो फार्मूला लगता है a बराबर p 1 प्लस आर बटा के 100 की पावर n। अगर आप इस फार्मूले से लगाएंगे तो आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप कहोगे 2010 और 2020 समय का अंतर कितना है? 10 साल का। 10 साल अगर घात में किसी के घात 10 कर देंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उससे ये लगेगा नहीं। जब ये उससे नहीं लगेगा तो किससे लगेगा? देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 2010, फिर यहाँ है 2020। 2010 में जनसंख्या कितना थी? तो आपका लिखा है 25, फिर 60, फिर 80, फिर 3 जीरो। ठीक है, इस तरीके से आपका लिखा हुआ है। उसके बाद 2020 तक जनसंख्या कितनी होगी? अगर उसमें 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% की वृद्धि हो रही है तो हम जानते हैं कि जब वृद्धि होता है तो यहाँ पे हो जाता है 100 प्लस वृद्धि घटा के 100। ठीक है, अब यहाँ पर 10% की वृद्धि हो रही थी तो 10% हमने बढ़ा दिया, तो डबल जीरो से डबल जीरो इस तरीके से लगा देंगे, खत्म हो गया। बचा हमारा क्या? 100 और 10 कितना हो जाएगा आपका? 110। 110 बोले तो 11, 11 से हम लोग इसमें गुणा करा देंगे तो 11 अठे 88, 11 छक्का 66, 11 पचा 55, 55 और 6 कितना हो जाएगा? 61, और 11 दूना 22, 22 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 28। उसके बाद यहाँ डबल जीरो है, एक जीरो इसका था, लगा दिए। यानी 2020 में जो जनसंख्या होगी 28, 16, 88 ट्रिपल जीरो होगी। तो कौन से ऑप्शन में आपका दिया हुआ है? तो आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 28, 16, 88 डबल आपका ट्रिपल जीरो, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर लिए बहुत ही आसानी से। और अगर वैसे लगाते तो शायद हमारा आंसर भी ना आता और समय बर्बाद होता। तो चलिए हम लोग इसको इरेज कर देते हैं और आपका तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर शो कर देते हैं। क्वेश्चन को आप पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलिए, हम लोग तीसरा क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 सेमी भुजा वाले एक घन से काट कर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा? तो समझिए, हमारे पास दिया है घन इस तरीके से। घन क्या होता है? इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। ये हमने बना दिया घन। ठीक है, अब ये घन है, कह रहा है कि इसमें से सबसे बड़ा गोला काटकर निकाला जा सकता है, तो उस गोले का आयतन बताइए। तो यहाँ पर समझिए, इस तरीके से इसके अंदर हम अगर गोला बना दें, अगर हम इस तरीके से इसके अंदर गोला बना दें, एकदम देखिए परफेक्ट बना हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, तो इस गोले का आयतन क्या होगा? तो देखिए, सबसे बड़ा जो गोला इसमें बनेगा उसका व्यास इन दोनों किनारों को छूता रहेगा, यानी इस जो घन है उसके किनारों को वो स्पर्श करता रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो व्यास होगा हमारा गोले का, वो घन की भुजा के बराबर होगा। व्यास क्या होगा? घन की भुजा होगा। और घन की भुजा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6 सेमी। तो व्यास तो हो गया, यानी डी हो गया 6 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 3 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा क्या हो जाता है? त्रिज्या हो जाता है। ठीक है, अब त्रिज्या आपको पता है तो आप जानते हो कि गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे लिख देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 4/3 तो रहेगा, पाई की जगह रखेंगे 22/7, आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब होता है 3 गुणे 3 तो एक तीन से एक तीन खत्म हो गया। अब यहाँ पर 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 हो गया, और 22 का 9 में गुणा करवा देंगे तो 22 9 198 होता है। कितना हो गया? यहाँ पर लिख देते हैं 198, और गुणे हो जाएगा 4 और बटे है 7। तो अगर हम गुणा करवा दें तो हो जाएगा 4 × 8 = 32, यानी 2, और उसके बाद हो जाएगा 4 × 9 = 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा? 39, और उसके बाद 4 × 1 = 4 3 7, कुल मिला जुलाकर 792/7 आया। अगर हम इसको काटने जाएं, ये हो जाएगा, देखिए 7 × 1 = 7,
उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 7 एक कम 7, 2 बचेगा, 7 त्रिक 21, एक बचा, 7 एक कम 7, 7 चौक 28, लगभग आपका 113.14 आ गया। तो ऑप्शन नंबर अगर आप ए में देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है 113.14, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है और वही हमारा मतलब कि आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा मोटे स्टील का बना हुआ है जिसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है। यदि कटोरे का बाहरी व्यास 43 सेंटीमीटर है तो कटोरे की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता का मतलब होता है आयतन। और लिखा हुआ है कि पाई का मान आप 22/7 प्रयोग करिए, यानी 22/7 हमको पाई की वैल्यू रखना है। तो अब समझिए, यहाँ पर थोड़ा चित्र बना देते हैं इसका, तब ज़्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं ये हमारे पास अर्धगोलाकार कटोरा है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास कटोरा रहा। अब इस कटोरे को देखा जाए तो इसका बाहरी व्यास है, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक 43 सेंटीमीटर। इसका बाहरी व्यास कितना है, 43 सेंटीमीटर। और अगर इसकी मोटाई देखी जाए, जैसे ये वाली देखिए मोटाई है, ये मोटाई कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मोटाई आपका कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक मिनट, ठीक है, खांसी आ रही थी इसलिए हम इसको रोक दिए थे। चलिए यहाँ पर आप समझिए, इसका जो आपका मोटाई है 0.5 सेंटीमीटर है। हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि इसका आंतरिक जो त्रिज्या है वो कितना है, इसको ज्ञात करना है। तो आप समझिए कि व्यास दिया हुआ है 43, यानी बड़ा वाला व्यास दिया हुआ है कितना, 43 दिया हुआ है। तो बड़ा त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 43/2, यानी यहाँ से यहाँ तक। अब समझिए, अगर हम इसको ऐसे मिटा दें तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी 43/2। अब ये जो 0.5 इसकी मोटाई है, अगर उसको बड़े वाले त्रिज्या में से घटा देंगे तो आंतरिक त्रिज्या मिल जाएगा। यानी अगर हम ये वाला मोटाई निकाल दें तो बचेगा ये वाला, और ये हमारा है आंतरिक त्रिज्या। इसको हम लोग स्मॉल आर से दिखाएंगे। तो स्मॉल आर का मतलब क्या हो जाता है, बड़ी वाली त्रिज्या जो कि है 43/2 माइनस, अब 0.5 का मतलब होता है 1/2, इसको घटा दीजिए तो आर बराबर आपका आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। कैसे, आप कहोगे कि 43 में से एक घटा दीजिए, बचेगा 42, और 42 को 2 से भाग करेंगे तो 21 आएगा। अब हमको त्रिज्या पता चल गया तो हम आयतन निकाल लेते हैं। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई का मान रखेंगे 22/7, जैसा कि हमारे इसमें दिया हुआ था, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो और आर क्यूब का मान हो जाएगा कितना, 21 × 21 × 21। अब यहाँ पे देखिए 7 × 3 = 21, 3 से 3 खत्म, 21 और 21 का गुणा करवा देंगे तो हो जाएगा 441, और यहाँ पर बचेगा 22 और 2, तो 2 गुणे कर देंगे 22। अब गुणा करवाते हैं, ठीक है। गुणा जब करवाएंगे तो यहाँ पर आप पहले इकाई के अंक को देखिए। इकाई के अंक को कहने से मतलब ये है कि ऑप्शन के इकाई के अंक को देखिए, गुणा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, आप समझिए कि यहाँ पर अगर हम इसके इकाई का गुणा करवाएंगे तो 2 दूना 4 एकम 4 आ जाएगा। इकाई का अंक कितना आ गया, 4 आ गया। अब ऑप्शन में मैच कराइए, पहला जो ऑप्शन है उसमें इकाई का अंक है 8, है नहीं, मैच नहीं करेगा क्योंकि 4 है। दूसरा वाला जो है वो है 6, तीसरा में भी 6 है, और चौथा में है 4। इसका मतलब ये है कि जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी आपका 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपके सामने हम लगा देते हैं इस तरीके से और हम बढ़ जाते हैं बोर्ड की तरफ। इसको मिटाना भी तो है ना, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। और हमारी क्लास कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमको अच्छा लगेगा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है और आप लोग हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हमारा क्वेश्चन क्या है। एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य है 16,500 रुपया, यानी 16,500। इस पर 8% का त्योहार छूट दिया जाता है। इसके अलावा नगद भुगतान करने पर 5% का दूसरा छूट दिया जाता है। मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए किया जाने वाला नगद भुगतान रुपए में कितना है। देखिए कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि मोबाइल का जो मूल्य है वो है 16,500 रुपया, लेकिन कह रहा है कि त्योहार का अगर सीजन है तो उसमें हम आपको क्या कर देंगे, 8% का डिस्काउंट दे देंगे। उसके बाद फिर कह रहा है कि अगर आप तुरंत हमको भुगतान करते हैं, यानी तुरंत पेमेंट करते हैं, तो आपको 5% का और हम डिस्काउंट दे देंगे। तो बताइए, जो ग्राहक मोबाइल खरीदने आया था उसको वो मोबाइल कितने रुपए का पड़ा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर 16,500, अब 8% छूट दे दिया तो कितना लिया, तो आप कहोगे 92% तो लिया ही ना। और उसके बाद यहाँ पर दूसरे में कितना छूट दिया, 5%, तो 95 तो लिया, तो मतलब 95/100। अब देखिए डबल जीरो खत्म हो गया। अब यहाँ पर आपको गुणा करवाना है, ठीक है। अब गुणा करवाना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर अगर हम काट देंगे इसको, ये हो जाएगा 19, 5 से काटेंगे तो 19 पचे 95 और हो जाएगा आपका 20। फिर काटेंगे किससे, अब इसको अगर हम 4 से काट दें, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, और ये हो जाएगा 4 पंचे 20। फिर 5 से अगर इसको काटे तब 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, यानी ये आ गया 33 गुड़े 23 गुड़े 19, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये ऑप्शन से काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 त्रिक 9, 9 दूना 18, नहीं 9 नवा 81, लेकिन हमारा जो ऑप्शन है उसमें दो ठो आपका इकाई का अंक एक है, इसका मतलब हमको गुणा करवाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 19 त्रिक 57 हो जाएगा, 19 दूना 38, यहाँ हो जाएगा 5 और 19 दूना 38, 38 और 5 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, ठीक है। अब 43 मतलब कि आपका 437, 437 में हमको 33 का गुणा करवाना है इस तरीके से, तो हम लोग 33 में गुणा करवा देंगे। इधर ही गुणा करवा देते हैं, लिखा है 437 में 33 का गुणा, तो आप समझते हैं 7 त्रिक 21, यहाँ 11, 4 तिहाई 12, एक 13 हो जाएगा, क्योंकि 3 सत्ते 21, 3 त्रिक 9 2 11, 3 चौक 12 1 13। सेम सेम वही हमको यहाँ भी लिख देना है, यहाँ 1 2 4, 4 और 1, यानी 144 21। तो कौन से ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है 14,421 रुपया, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो मोबाइल था वो 16,500 का था, लेकिन त्योहार का डिस्काउंट, तुरंत पेमेंट करने पर डिस्काउंट मिलने के बाद उसको जो मिला मोबाइल 14,421 रुपये का मिला। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में और देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको आप पढ़िए, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन आपका पढ़ लेते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है,
एक कार की कीमत क्रमिक रूप से क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि होती है। कीमतों में समतुल्य परिवर्तन क्या है? देखिए, कुछ लोग क्या करेंगे, इसका समतुल्य बट्टा निकालने लगे, यानी डिस्काउंट निकालने लगेंगे। बट एक्चुअल में समझिए, कार की कीमत बढ़ रही है, वो भी लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे समझिए कि मान लेते हैं वो कार जो था वो 100 रुपया का था, ठीक है। खिलौने वाली कार मान लेते हैं 100 रुपया का है। अब इस पर पहली बार जो मूल्य बढ़ाया गया वो 5%। तो 100 का 5% करेंगे तो 105/100। उसके बाद फिर से जो मूल्य बढ़ाया गया वो 10%। तो 100 में 10 जोड़ दीजिए तो 110/100 हो जाएगा। फिर जो मूल्य बढ़ाया गया वो बढ़ाया गया आपका 20%। ये हो जाएगा 120/100। 100 से 100 खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा है, देखिए, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी हमारे पास बचा है 105 गुणे 11 गुणे 12/100। अब समझिए ऊपर का गुणा करवा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 11×5 = 55 और 11×1 = 11। फिर हमारे पास बचा है 12/100। ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? समतुल्य परिवर्तन कितने प्रतिशत का हुआ? तो यहाँ पर पहले गुणा करवा देते हैं, 12×5 = 60, फिर 12×5 = 60। 60 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 66। ठीक है। फिर 12 × 1 = 12, 12 × 6 कितना हो जाएगा? 18। फिर 12 × 1 = 12 × 1 = 13 बटा कितना हो जाएगा? 100। एक जीरो से एक जीरो भी खत्म कर देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 1386/10। यानी पहले जो इसकी कीमत थी वो कितना था? 100 रुपया। अब जो इसकी कीमत है वो है 1386/10। तो इसमें हमको कितना परिवर्तन देखने को मिला? तो परिवर्तन देखने को कितना मिला? तो हम लोग इसमें से 100 को घटा देंगे। जब 100 को घटा देंगे तो हो जाएगा 386/10। ये परिवर्तन हमको देखने को मिला, ठीक है। अगर प्रतिशत की बात करें तो इसमें अगर हम भाग देंगे, यानी अगर हम इसमें भाग दें, ये प्रतिशत में बदल जाएगा, मतलब ये परसेंटेज में ही आ रहा है क्योंकि ये 100% हमने माना है। ये हो जाएगा आपका कितना? 10×3 = 30, 10×8 = 80 और यहाँ पर हो जाएगा 6/10। अगर इसको काटेंगे तो 3/5 आएगा, यानी कुल मिला जुलाकर 38 सही 3/5 इसमें परिवर्तन देखने को मिला। तो अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 38 सही 3/5%, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन हम लगा देते हैं। देखिए, आप अगला क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको इरेज कर लेते हैं। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि एक महिला 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और तुरंत उसी कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। कार की औसत चाल बताइए। गई थी वो कितना? 80 किलोमीटर नहीं, 75 किलोमीटर, और लौट रही है 100 किलोमीटर। तो ऐसे में जो एवरेज स्पीड होती है, यानी जो औसत चाल होती है, वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर देखिए, जो एवरेज स्पीड होती है आपकी, उसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? 2xy/x+y। आपको दिख नहीं रहा होगा कि पानी इस पर ज़्यादा हो गया है, ठीक है। थोड़ा इसको सूख जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको चालू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली जो चाल थी वो दिया था आपका 75, यानी यक्स की वैल्यू 75 रखेंगे और वाई की वैल्यू रखेंगे 100। ये हो जाएगा आपका 2×75 × 100, और बटे में हो जाएगा आपका कितना? तो बटे में हो जाएगा 75 + 100। अब समझिए, अगर 75 का 2 में गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा 150, यानी ये हो जाएगा 150।
और डबल जीरो लगा हुआ है, ठीक है। यानी ये 15,000 और बटे में हो जाएगा 175। 25 से काट देते हैं तो 25 छक्का 150, मतलब ये हो जाएगा 600। और 25 सत्ते 175, कुल मिला जुलाकर हमारा आया 600/7। अगर 7 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 8 56, 7 5 35, 5 बचेगा और यहाँ बचेगा 7। यानी 85 सही 5 बटा कितना हो जाएगा आपका, 7 आएगा। तो आप ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, 85 सही 2/5, और वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तब तक आप अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि ए 1 घंटे में 11 बेंच की मरम्मत कर सकता है और बी 1 घंटे में 5 बेंच की मरम्मत कर सकता है। जब वे मिलकर एक साथ काम करते हैं तो निर्धारित करें कि 64 बेंचों की मरम्मत में उन्हें कितना समय लगेगा। समझिए कि जो ए है वो 1 घंटे में कितना बेंच बना पाता है, तो आप कहोगे 11, ठीक है, कितना बेंच, 11। और जो बी है वो 1 घंटे में कितना बना पाता है, तो आप कहोगे कि 1 घंटे में दिया हुआ है 5 बेंच। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं यानी ए और बी 1 घंटे में कितना बना पाएंगे, तो आप कहोगे 16 बेंच। यानी 1 घंटे में वो लोग कितना मरम्मत कर पाएंगे, 16 बेंच का। उनको करना कितना बेंच का मरम्मत है, 64। तो ये बताइए कि 16 बेंच बना पाते हैं वो लोग 1 घंटे में, तो 64 बेंच कितने में बनाएंगे, तो एक बेंच बनाएंगे 1/16। 64 बेंच बना देंगे आपका कितना, 64/, यहाँ पे 64 लिख देते, 64/16, तो 16 चौका 64, यानी 4 घंटा में। अगर वो लोग काम मिलकर करते हैं तो 64 बेंच को 4 घंटा में बना के खत्म कर देंगे, मतलब कि खाली कर देंगे। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी में 4 घंटा दिया हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इसके साथ हम लोग इस प्रश्न को समाप्त करते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसको हम लोग जल्दी से इरेज कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि देखिए 20 क्वेश्चन को समझ समझ के सॉल्व करना है, ठीक है। तुरंत तुरंत हम आए और जल्दीबाजी में एकदम क्वेश्चन को सॉल्व करवा दें, पता चला आपको समझ में आया कि नहीं आया, और आप क्वेश्चन देख तो लिए, एग्जाम में गए और ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन मैथ का रटा नहीं जाता, मैथ का तरीका रटा जाता है। अगर आपने तरीके को रट लिया तो बहुत अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को बैठा पाओगे, ठीक है। और तरीका समझने के लिए उस टाइप के क्वेश्चन को कम से कम बहुत बार लगाना होता है, ठीक है। आप कम से कम 3 4 बार उस तरीके को लगाएंगे, एक ही मेथड, तब जाके वो मेथड आपको समझ में आएगा। अगर हम 20 क्वेश्चन जल्दी जल्दीबाजी में पूरा सॉल्व करवा दें तो हो सकता है कि आप वीडियो देखें बट आपको कम समझ में आए, और उसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको लगे कि हम तो क्वेश्चन देखे थे बट ये क्वेश्चन हमें आ नहीं रहा। ऐसा अगर हमको महसूस होगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने भी एसएससी जीडी का पेपर दिया है, हमने इस चीज़ को महसूस किया है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, अभी समय दे दीजिए, क्योंकि आप जब उस पेपर को दे कर आओगे उसके बाद अगर आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा तो जो खुशी आपको मिलेगी वो खुशी आप बयां नहीं कर पाओगे, ठीक है। और पेपर अगर खराब जाएगा तो दुख भी आपसे बयां नहीं होगा। तो इस तरीके से आप एकदम थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा बट आप क्वेश्चन को समझ के चलिए, ठीक है, क्योंकि देखिए वक्त बार बार नहीं आता। यहाँ पर देखिए आपका ये 9वां क्वेश्चन है, उसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है आपका, आकाश एक कार्य को 21 दिनों में कर सकता है और दिया उसी काम को 63 दिनों में कर सकती है। समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। यदि वे एकांतर दिनों में यानी बारी बारी कार्य करते हैं और आकाश कार्य आरंभ करता है। अब देखिए यहाँ पर दो लोग हैं, आकाश है और दिया है। आकाश उसका एक काम को 21 दिन में और दिया उसी काम को 63 दिन में कर पाती है। तो अगर हम आकाश के एक दिन का काम निकालें, यानी आकाश के एक दिन का काम निकालें, ये हो जाएगा 1/21 भाग, और दिया के एक दिन का काम निकालें तो ये हो जाएगा 1/63 भाग, ठीक है। अब अगर इन दोनों को
मिला दिया जाए, यानी दोनों एक एक दिन के अंतराल पर काम करते हैं। मतलब पहले आकाश आएगा, काम करेगा, चला जाएगा। दूसरे दिन कौन आएगी? दिया। दिया काम करेगी और उसके बाद चली जाएगी। इस तरीके से काम चलता है। तो आकाश आया, काम करके चला गया, यानी आकाश और दिया के, यहाँ पर डी लिख देते हैं। एक एक दिन काम करेंगे तो 2 दिन काम हो जाएगा। 2 दिन का इनका काम हम लोग निकाल लेते हैं, तो 1/21 प्लस 1/63। अगर इसको जोड़ेंगे मतलब लसा लेंगे तो 63 ही आएगा। तो 21 तिया 63 और 63 एक कम 63, यानी ये हो जाएगा आपका कितना? 4/63। यानी आकाश और दिया अगर 2 दिनों तक काम करते हैं तो 4/63 भाग काम कर ले जाते हैं। अब देखिए इसमें मजेदार चीज क्या है। आप 2 को उस संख्या से गुणा करवाइए जो 63 के करीब ले जाए। 4 को 63 के करीब ले जाए, ऐसा 2 और 4 दोनों में गुणा करवाइए। तो आप जानते हो कि 16 चौका 64 होता है। अगर हम ऊपर और नीचे 16 का गुणा करवा देंगे, मतलब इस तरफ भी और इस तरफ भी 16 का गुणा करवा देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो हमको कितना गुणा करवाना है? 15 का। यानी 15 का, देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर है 4/63। ठीक है। तो अगर हम 15 का इसमें गुणा करवा दें और 15 का इसमें गुणा करवा दें तो 63 के करीब ऊपर वाला पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा 15 दूना 30 दिन। ये कितना दिन हो जाएगा? 30 दिन हो जाएगा। और 15 चौका 60/63 भाग काम हो चुका है। यानी 30 दिन में 60/63 भाग काम हो चुका। जब 60/63 भाग काम हो चुका तो अभी काम कितना बचा हुआ है? तो आप कहोगे जो शेष काम है वो बचा हुआ है 3/63 भाग, या यूं कहें कि 1/21 भाग। क्योंकि आप जानते हो कि 21 तिया 63 होता है। यानी जो शेष काम है अभी वो बचा हुआ है 1/21 भाग। अब किसकी बारी है? अब आकाश की बारी है, क्योंकि दिया जब करके जाएगी तो आकाश काम करने आएगा। तो आकाश अब काम करेगा तो 1/21 भाग को आकाश कितने दिन में कर पाता है? एक दिन में। यानी ये दोनों मिलकर काम किए 30 दिन में, और अगले दिन आकाश आएगा, काम समाप्त हो जाएगा। यानी कुल काम 30 दिन इधर और एक दिन आकाश एक्स्ट्रा किया तो ये हो जाएगा आपका 31 दिन। यानी 31 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे हो 31 दिन दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा है, ठीक है, इसको पढ़िए आराम से, उसके बाद हम लोग इसको इरेज करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। ये पढ़ने में आपको थोड़ा लंबा दिखेगा, है नहीं? ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। काफी लंबी चौड़ी लाइन है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। लिखा है कि एक यात्रा में किरण ने बाइक से 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक यात्रा की। इसके अलावा उसने कार से 65 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे तक यात्रा की। वह आराम करने के लिए 2 घंटे रुका। आराम के बाद उसने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बाइक से 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक यात्रा की। पूरी यात्रा में किरण की औसत चाल ज्ञात करें, वो भी मील प्रति घंटा में, दशमलव के 2 स्थान तक। तो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, और कुल दूरी मतलब दूरी निकालने के लिए देखिए औसत अगर हम चाल निकालें, कुल दूरी और दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। तो यहाँ पर जो पहली चाल है वो 50 मील प्रति घंटा है और समय है 3 घंटा। तो दूरी हो जाएगा 150, क्योंकि 50 का हम 3 में गुणा करवा देंगे तो 50 3 150 होता है। उसके बाद उसने 65 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे तक यात्रा की। तो 65 का 2 में गुणा करवा देंगे, ये हो जाएगा 130। ठीक है। यानी 65 दूना कितना हो जाएगा? 130। उसके बाद वह आराम करने के लिए 2 घंटे रुका, अभी वो चल नहीं रहा, मतलब डिस्टेंस वही रहेगी। उसके बाद कह रहा है कि 80 मील प्रति घंटे की चाल से वो 4 घंटे तक चला, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी 320 हो जाएगा। ये ऊपर वाला कुल दूरी आ रहा है। उसके बाद जो समय है, देखिए पहली बार में उसने 3 घंटा लिया, दूसरी बार में वो 2 घंटा तक, फिर 2 घंटा रुका यानी 3 2 5, फिर 2 घंटा तक आराम किया यानी 3 2 5 2 7, 7 और 4 घंटा तक 80 मील चला, तो 7 4 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा।
इसको जोड़िए तो 15 13 हो जाएगा 80, यानी 18 हो जाएगा। 18 और आपका 32 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 18 और 32 हो जाएगा आपका यहाँ पर 18 और 32, 8 दूना 10, मतलब 8 दू 10 और 3 1 4 1 5, यानी ये 500 हो जाएगा और यहाँ 11। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। 50 का 3 में हमने गुणा करवा दिया तो आपका इतना हो गया। 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 8 चौक 32 हो गया यहाँ पर। अब देखिए समय, मतलब कि वो जो समय लगा हुआ है, 3 घंटा इधर है और 2 घंटा इधर है, तो 3 2 5 घंटा, यानी देखिए 3 घंटा इसमें लगाया, 2 घंटा इसमें लगाया, 2 घंटा वो रुका, फिर वो कितना चला, फिर वो चला आपका 4 घंटा। तो यहाँ पर देखिए 3 2 5 2 7 4 11 हो गया। अब यहाँ पर इसको जोड़ते हैं, तो जब जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा आपका 0 2 3 5 5 3 8 और उसके बाद 3 1 4 1 5 और यहाँ पर हो जाएगा 6, 3 1 4 4 1 5, यहाँ पर 5 होना चाहिए। ठीक है, 580, क्योंकि आप जानते हो कि जब इसको जोड़ेंगे यहाँ पर 0 0 0 0 हो गया, 2 3 5 5 5, यहाँ पर 3 और 2 5 5 5 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 कर देते हैं। उसके बाद 3 1 4 1 5 और ये हो जाएगा 6, यानी यहाँ पर जो हम 500 लिखे थे वहाँ पर कितना होना चाहिए आपका 600, तो बटा 11 हो जाएगा, तो 11 पचे 55, कितना बचा आपका? तो आप कहोगे कि बचा हुआ है अभी 5, 5 जीरो 50 होता है, तो 11 चौक 44, फिर 11 पचा 55, 11 चौक 44। कहने का मतलब ये है कि 54.54 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही छोटा था, बस थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हो रहा था, इसलिए आपको समय देखने में ज़्यादा लग रहा है, बट ये लिखा हुआ जो है इतना भी नहीं लिखना पड़ता, हम इसको और छोटा कर देते। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये 54.54 जो आंसर आया है समझ में आया है। कौन सा ऑप्शन आपका मैच किया? तो आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 54.54 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर इसको मिटा देते हैं हम लोग, आप पढ़िए उसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं। उस क्वेश्चन में जब हम लोग 15 और ये जोड़ रहे थे, बचा हुआ है यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। 15 और 13 जोड़ रहे थे तो हम लोग अपने मुंह से बोल रहे थे 18, जबकि होना क्या चाहिए था, 28 होना चाहिए था। वहीं हम लोगों से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है कि एक व्यापारी 18% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है। यदि अंकित मूल्य 11,000 रुपया है तो विक्रय मूल्य बताइए। 11,000 रुपया है, दो ठो डिस्काउंट दिया है। ठीक है, यहाँ पर दो ठो का दिया है डिस्काउंट। एक, यहाँ पर क्या दिया है, 11,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, मतलब 11,000 रुपया है, दो बार डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पर हम लोग 100 माइनस पहले पर डिस्काउंट कितना है 18, बटा कर देंगे यहाँ पर 100, और दूसरे पर कितना है आपका, तो आप कहोगे 20%, तो यहाँ पे 100 माइनस 20 बटा के 100 कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पे खत्म, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर भी खत्म, बचा यहाँ 11 गुणे, ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 72। ठीक है, 72 नहीं 82। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, आप कहोगे 80 बटा के 10। तो अब यहाँ पर ये एक जीरो से एक जीरो भी खत्म हो गया, 11 दूना 22 हो गया, 11 अठे 88, 88 और 2 हो जाएगा 90, और यहाँ 8, 8 दूना 16 व 8 नवा 72, यानी ये हो जाएगा 7,216। तो ऑप्शन नंबर अगर आप सी में देखो तो 7,216 दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपको 7,216 दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप टाइम के हिसाब से आपको और भी विषय पढ़ना है। मैथ पढ़ते रहिए, उसके बाद और भी सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। अगर ये डिजिटल बोर्ड होता तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी सवालों को कर पाते, बट कोई नहीं, जितनी सुविधाएं हैं उसी सुविधाएं के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपका सपोर्ट रहा
तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। अभी तो बस यही सुविधा हुआ है। चलिए, लिखा हुआ है कि कोई किराना व्यापारी 15% के लाभ पर चावल बेचता है और बाजार के वजन से 20% कम वजन को उपयोग में लाता है। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ बताइए। देखिए, कोई किराना व्यापारी 15% के लाभ पर चावल बेचता है। कहने का मतलब ये है कि 100 रुपया का अगर चावल है तो बेच रहा है 115 रुपया में, लेकिन दे कितना रहा है? कह रहा है कि 20% कम वजन तौलता है, यानी वो दे रहा है कितना? 80। 100 रुपये का चीज कह रहा है कि 115 रुपये में लीजिए, लेकिन आपको 100 दे नहीं रहा है, वो दे रहा है आपको 80। तो कितने का लाभ कमाया? तो लाभ बराबर होता है जितना बेचा है, मतलब 115 माइनस 80। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, 35 हो गया। अगर प्रतिशत निकालना है तो 35/80 गुणे 100% कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 350। यहाँ पे लिख देते हैं 350/8। अब इसका अगर हम लोग भाग करें तो आप जानते हो कि 8 चौक 32 होता है। कितना बच गया? 3। 3 जीरो 30 हो गया, तो 8 त्रिक 24, और आपका जानते हैं कि 24 और 8 सतह हो जाएगा 56 और 8 45, लगभग 43.75 आ रहा है। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर डी में देखिए 43.75 दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। ये जो बार बार मिटाना पड़ रहा है ना, इसी से आपका समय ज्यादा लग रहा है। चलिए हम लोग जल्दी से इस प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, लिखा है कि यदि 8 एवं 24 का तीसरा समानुपाती ए है और 4 और 16 का मध्यानुपाती बी है, तो ए बटा बी बताइए। देखिए, तृतीयानुपाती जो होता है उसके लिए फार्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए, और जो मध्यानुपाती होता है उसके लिए फार्मूला होता है अंडर रूट में ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर 8 और 24 दिया है, इसका मतलब ये है कि 24 का 2 बार गुणा करेंगे, बटे कर देंगे 8। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है बी वाले में दो संख्या दिया हुआ है 4 और 16, 4 गुणे कर देंगे आपका 16। तो अगर इसको काटेंगे तो 8 त्रिक 24 और 24 त्रिक हो जाएगा 72, और यहाँ पर इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल आएगा 4, इसका 2, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 का भाग करना है 72 में, यानी a बटा बी निकालना है। तो a का मान 72 है और b का मान 8 है, तो 8 नमा कितना हो जाएगा? 72। यानी जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा 9। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 9 दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए। चलिए, आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0.1 और 0.12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने आपको बताया तृतीय अनुपाती का फार्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए। बी स्क्वायर मतलब 0.12 गुणे 0.12 बटा ए का मान है 0.1। ये जब आपका गुणा होगा ये हो जाएगा आपका 12 12 144, कई अंक पे दशमलव, दो दो चार अंक पर, यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0.1। देखिए, भाग में क्या होता है कि दशमलव जो है वो आपका दाहिने तरफ खिसकता है, मतलब ये वाला दशमलव अगर हम काटना चाहें तो इस अंक से यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.144, और वही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देखिए 0.144 दिया हुआ है और वही आपका सही उत्तर है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नाव और धारा से संबंधित प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपका नाव एवं धारा से कह रहा है कि एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, यानी धारा की जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक नाव कुल 10 घंटों तक धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाती है और बी से ए तक वापस भी आती है। शांत जल में नाव की चाल बताइए। यानी देखिए, दो जगह है, ए है और यहाँ बी है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 40 किलोमीटर।
40 किलोमीटर है और कुल जो समय लगा है, कुल समय वो लगा है 10 घंटा। 10 घंटा में ये जाता भी है और वापस भी आ जाता है। और धारा की चाल दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव की चाल हम मान लेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अपने से। तो जब धारा की दिशा में कोई चीज चलती है तो धारा उसका हेल्प करता है, हेल्प मतलब प्लस। और जब विपरीत चलता है तो विरोध करता है, विरोध का मतलब माइनस। तो जब ये 40 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा होगा, धारा की दिशा में, ठीक है, तब इसका कितना समय होगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल कितना हो जाएगा, a+2, क्योंकि दिशा में जाएगा तो इसका हेल्प करेगा। अब जब विपरीत जाता होगा, यानी विपरीत दिशा में, यहाँ पर विपरीत दिशा में, जब ये विपरीत दिशा में जाएगा तो इसका दूरी तो वही है, लेकिन चाल जो होगा उसमें धारा इसका विरोध करने लगेगा। अब इन दोनों समय को अगर जोड़ दिया जाए तो कुल कितना समय लगता है, 10 घंटा। जोड़ दीजिए इसको, ये हो जाएगा 40, यहाँ a+2, यहाँ पर 40 और a-2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 की। 10 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 4। अगर 4 कॉमन ले लें तो कुल मिला जुला कर ये हो जाएगा a-2 प्लस a+2। अब नीचे हो जाएगा आपका a² - 4 बराबर 1 के। 2 से 2 खत्म, यहाँ पर a और a कितना बच जाएगा, 2a। 2a बटा हो जाएगा आपका, अगर तिर्यक गुणा करवा दें ये हो जाएगा a² - 4 के। ठीक है, यानी अब देखिए a 2a 2a का 4 में गुणा करवा देते हैं तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर 8a। अब 8a को उस तरफ ले जाएंगे, तो उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a² - 8a - 4 बराबर 0। अब देखिए इसका खंड नहीं होगा। खंड नहीं होगा से मतलब ये है कि इसमें श्रीधराचार्य विधि लगेगा। श्रीधराचार्य विधि लगेगा तो a का मान हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिए फार्मूला एक बार लिख देते हैं, -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac बटा 2a। ये फार्मूला होता है और इसी फार्मूले पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी, तो यहाँ 8 है तो 8 हो जाएगा, प्लस माइनस b² मतलब 8 ठाई 64, 8 का स्क्वायर डायरेक्ट करते हैं, -4ac, तो 4a का मान है 1 और c का मान है -4, और बटे में हो जाएगा 2 गुणे 1। तो a बराबर हो जाएगा 8 प्लस माइनस, अब देखिए 4 चौक 16, 16 ये जुड़ेगा किसमें, 64 में, तो ये हो जाएगा आपका 80। कितना हो जाएगा, 80 बटा 2। 80 जब हो गया तो ये लगभग कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो कुछ आएगा, मतलब ये मान लेते हैं कितने के करीब होगा, ये 80, अगर 81 रहा होता तो 9 के करीब होता, मतलब 80 है तो ये हो जाएगा 8.9, यानी 8 प्लस माइनस 8.9 मान लेते हैं, बटा 2 कर देते हैं। तो 8 8 जोड़ना है हमको, ठीक है, तो 8 8 कितना हो जाएगा, 16, 16.9 कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 16.9 बटा 2। तो 2 8 16 और आपका 2 9 18, 2 पंचे 10, लगभग 8.95। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 8.47, जो एग्जैक्ट वैल्यू है। हमने इसका एग्जैक्ट मान नहीं निकाला है, हमने लगभग वाला मान पकड़ा है कि ये 81 रहा होता तो 9 आ जाता, मतलब उसे थोड़ा कम है। तो कितना आ गया, 8.95, मतलब 8.47 आपके नंबर सी में दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, भागु जोगु का है, इसको मिटा देते हैं, समझाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया इसमें। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग समझ लेंगे, एक बार तरीका सीख गए उसके बाद तो ऐसे क्वेश्चन उड़ा देंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ये आधा ज़्यादा चीज़ तो दिमाग में ही हल हो जाएगी। इसको आपको समझाना था इसलिए हमने क्या किया, इसमें लिख के समझाया, ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए हम लोग इस वाले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए हमारा जो ये वाला प्रश्न है, लिखा है आपका 3 सही 1/3, क्वेश्चन ही लिख देते हैं, 3 सही 1/3 भाग में है, क्या है आपका भाग में, 6 सही 3/7, उसके बाद क्या है, गुणा 1 सही 1/2, फिर क्या है आपका, फिर गुणा है, कितना है, 3 सही 1/7। अब इसकी वैल्यू कितनी है, तो कह रहा है कि ये बराबर है p घाते 1/2 के। तो p का मान बताइए, यानी किसका मान बताना है आपको,
पी का मान बताना है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 3 × 9 = 10/3 हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट गुणा में बदल देते हैं। 6×7 = 42, 3 × 45, तो ये 7/45 होगा, क्योंकि जब ये गुणा में बदलता है तो ये ऊपर चला जाता है। फिर गुणे 2 × 1 = 2, 3/2 हो जाएगा। गुणे 7×3 = 21, 22/7। अब समझिए यहाँ पर 2 से 2 खत्म कर देते हैं, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11, 7 से 7 खत्म, 3 से 3 खत्म, 5 दूना 10 और 5 नवा 45 बराबर हो गया p/1/2 के। तो अगर आप ऊपर देखेंगे 2 बचा है, 11 बचा है। 2 और 11 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 22/9 है। और ये जो आप 1/2 देख रहे हैं, इस तरफ आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ बचेगा p। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 448, 4 8 4 484। और यहाँ पर 9 9 कितना हो जाएगा, 81 बराबर p के। यानी जो p की वैल्यू आई वो 484/81 आई। तो ऑप्शन नंबर अगर आप बी को देखिए तो 484/81 दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी ये वाला ऑप्शन आपका बी में मैच कर रहा है और यही हमारा सही उत्तर है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 16% वार्षिक, दूसरे के लिए 20% और तीसरे के लिए 15% वार्षिक है, तो 15,000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये सूखा होना चाहिए ना, नहीं तो क्या करेगा, ये चलबे नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मूलधन दिया है 15,000, तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं। देखिए 15,000 हो गया, पहले वर्ष के लिए कितना है, तो आप कहोगे कि पहले वर्ष के लिए 16% है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1+16/100। दूसरे वर्ष के लिए कितना है, दूसरे वर्ष के लिए है 20%, तो यहाँ हो जाएगा 1+20/100। उसके बाद तीसरे वर्ष के लिए कितना है, 15%, तो यहाँ पर हो जाएगा 1+15/100। ठीक है। अब समझिए इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के बाद जितना चीज आएगा उसमें से 15,000 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको काट देते हैं। 4×4 = 16, 4×25 = 100, 4×5 = 20, ये 4 आपका 4×25 = 100 कर देते हैं। 5×5 = 25, ये तो कट ही जाएगा। और यहाँ पर 5×3 = 15, 5×25 = 5×2 = 10, यानी ये 20 हो जाएगा। अब समझिए कितना आया, थोड़ा कम दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे 25 एक कम 25 और आपका कितना हो जाएगा, 4 29, यानी ये हो जाएगा 15,000 गुणे 29/25। फिर गुणे 5 एक कम 5 एक 6, 6/5 गुणे 20 एक कम 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा, 28, 28/20 हो जाएगा। यानी इसको काट दिए, 4×4 = 16, 4×2 = 8, 4×5 = 20। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, यहाँ पर अगर हम देखें तो 25 छक्का 150, ये हो जाएगा 600, 25 से खत्म कर दिए। फिर इसको काटेंगे तो 20 तिहाई 60, 30 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 छक 30 आ जाएगा। यानी कुल मिला जुला कर हमारे पास है 6 गुणे 29 गुणे 6 गुणे 28। ठीक है। अब देखिए, अब अगर इसका गुणा करवा दें तो जो आंसर आएगा वही हमारा सही उत्तर होगा। अभी वही उत्तर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 29 का पहले 28 में गुणा करवाते हैं, तो 29 का 28 में गुणा करवा लीजिए। तो 8 9 हो जाएगा 72, 8 दूना 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा आपका 23। और यहाँ पर हो जाएगा 2 9 18, यहाँ पर हो जाएगा 5 2, यहाँ पर 11 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 8। यानी कुल मिला जुलाकर 812 आया। 812 का अभी गुणा करवा देंगे 6 छक्का 36 में, तो 812 का गुणा यहाँ पर करवा देते हैं 36 में, तो हो जाएगा आपका कितना, 12×6 = 72, 8×6 = 48।
और 12 तिहाई 36 और 8 त्रिक 24, कुल मिला जुलाकर 2, 7 6 13, 12, 4 4 8 1 9 और यहाँ पर 2, कितना आ गया आपका 29 23 2, 29 23 2 और यहाँ पर 23 फिर 2, इसमें से क्या घटाना है 15,000। यहाँ पर 15,000 जब घटाएंगे ये हो जाएगा 2 3 2 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, कुल मिला जुलाकर कितना आया आपका, तो यहाँ पर आपका आ गया, देखिए 14 23 और आपका 2, ठीक है। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ी आ रहा था इसलिए हम इसको दोबारा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। दिक्कत ये हुआ कि यहाँ पानी से भीग गया था, और पानी से भीग गया तो हमको नंबर समझ नहीं आया, और हम 23 की जगह 28 लिख दिए, कैलकुलेट कर रहे थे आ ही नहीं रहा था। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ से फिर से हम लोग इसको सवाल को पढ़ेंगे, सवाल तो पहले से ही पढ़ा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 15,000, ठीक है। और यहाँ पर 1+16/100 था, और यहाँ पर 1+20 यहाँ पर 100 था, और यहाँ पर था 1+15/100, ठीक है। यही क्वेश्चन था, वहां पे पानी लग गया जिसकी वजह से हम देख नहीं पाए और नंबर मिट गया, और हम मतलब कि उसको 8 समझ लिए, कैलकुलेट किए नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से हम लोग इसको फिर से लगा रहे हैं। तो 4 चौक 16, 4 25 हम आपका 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100 था, और 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10। यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 25 एक कम 25 और 4 29/25, और यहाँ पर देखिए 5 एक कम 5 ऊपर एक बचा तो 6/5, और 20 एक कम 20 3 23, 23/20 हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर हम 28 लिख दिए थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, प्रश्न तो सही सब कुछ था, तरीका भी सही था, बट यहाँ पर एक अंक थोड़ा मिस्टेक हो गया जिसकी वजह से आंसर नहीं आ रहा था। तो 25 छक्का 150, यहाँ पर हम लोगों का 600 था, और यहाँ पर 20 पंचे 100, तो 100 से अगर 600 को काटेंगे तो 6 आ जाएगा, इसको खत्म कर देते हैं। यहाँ पर 29 का हम लोग 23 में गुणा कराएंगे, जहाँ हम लोग 28 में कर रहे थे वहीं पे 23 हो जाएगा, तो 3 नवा हो जाएगा 27, 3 दूना 6, 6 दो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 58, 7 8 8 16, और यहाँ 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसका जो गुणा है वो कराना है 6 छक्का 36 में, जब 36 में गुणा करा देंगे, यहाँ पे करा देते हैं 36 में गुणा करा देते हैं, तो 6 सते हो जाएगा 42, 6 छक्का 36 4 40, और 6 छक्का 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, और 3 सते 21, तीछक 18 2 20, और तीछक 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 2 हो गया यहाँ 1 0, 4 और 2, कुल मिला जुलाकर हो गया आपका 24 0 1 2, ठीक है। अब इसमें में से यानी 24 0 1 2 में से हम लोग 15,000 को घटाएंगे, तो 2 मिलेगा 1 0 1 और 1, ठीक है। कितना मिल गया, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9, तो 9 0 1 2 आपका कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में 9 0 1 2, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे सब कुछ सही था, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, सब कुछ सही था, बट वहाँ पे थोड़ा सा पानी लग गया जिसकी वजह से 3 की जगह 8 हमको समझ आ गया, और हम कैलकुलेट कर दिए उस हिसाब से, इसकी वजह से हमारा आंसर नहीं आ रहा था। फिर से इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग 18वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है कि 12 से विभाजित 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 8 से विभाजित 2 अंकीय सबसे छोटी संख्या का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो 12 से विभाज्य 2 अंक कहाँ से शुरुआत होता है, तो आप कहोगे 10 से, और अंत कहाँ पर होता है 99 पर, यानी शुरुआत होता है 10 से और अंत होता है 99 पर। तो सबसे बड़ी संख्या 99 होगी, 99 से कम तो 12 96 होता है, ठीक है। यानी 12 से विभाजित 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 96। उसके बाद 8 से विभाजित 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी आपका 16, ठीक है। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो आप जानते हो 96 ही आएगा, क्योंकि 16 छक्का 96 और 96 कम 96, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 96, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है एक दुकानदार दो तरह से अपने ग्राहक को धोखा देता है, ठीक है। वह शुद्ध शहद में 20% पानी मिला देता है और शहद की कीमत 15% बढ़ा देता है। वह 40 किग्रा शुद्ध शहद के लिए 30 रुपया प्रति किग्रा की दर से भुगतान करता है। वह इसे बेचकर कुल कितना लाभ कमाता है? आप समझिए कि वो करता क्या है। गया मार्केट में 40 किलो शुद्ध शहद खरीदा, घर पर लाया तो उसमें 20% पानी मिला दिया। तो 40 में अगर 20% पानी मिला देंगे तो अब इसकी मात्रा कितनी हो गई? तो आप कहोगे ये हो गया सर 48 किलो, ठीक है। यानी 12 चौक 48 किग्रा। अब वो जितने में खरीद कर लाया था वो 30 रुपया प्रति किग्रा, यानी 30 रुपया, यहाँ पर 30 रुपया प्रति किग्रा के हिसाब से वो खरीद कर लाया था, लेकिन जब लेकर आया तो मार्केट में बेच रहा है 15% ज्यादा पर। यानी जो 30 है उसका 15% ज्यादा कर देंगे तो 115 बटा हो जाएगा 100। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो, 15 तिया 45, यानी 345 बटा 10 रुपया। यानी वो बेच रहा है, अगर 10 से भाग कर देंगे तो 34.5 रुपया प्रति किलोग्राम बेच रहा है, ठीक है। अब करना क्या है आपको कि अगर वो 40 किलो शहद ले आया 30 रुपया प्रति किलो के भाव से, तो कितना रुपया वो दिया सामने वाले को शुद्ध शहद प्राप्त करने के लिए? तो आप कहोगे कि 1200। कैसे? 40 का 30 में गुणा करा दिए तो 1200 रुपया तो उसने भुगतान किया जब वो खरीद रहा था शुद्ध वाला। लेकिन जब बेचेगा तो देखिए अब हो गया 48, अब ले रहा है इससे कितना, आपका यहाँ पर 345/10। तो इसका अगर गुणा करवा देंगे तो हमें प्राप्त होगा वो पैसा जो वो बेचने पर कमाता है। तो गुणा करवा दीजिए। तो हम लोग 345 का 48 में गुणा करवा देंगे। 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32, 32 और 4 = 36 हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। और 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 2 = 18 और 4 × 3 = 12, 12 और 1 = 13। यहाँ पे 0 6 8 7 15 और यहाँ पर 3 2 5 और 1 6। और यहाँ पर देखिए एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ से, इसे खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 1656 रुपया, ठीक है। यानी देखिए वो जब मार्केट से खरीद कर लाया तो 1200 रुपया में और बेच रहा है 1656 रुपया में, तो जाहिर सी बात है उसको कितने रुपए का लाभ होगा? तो कहोगे आप 456 रुपया का। कैसे? 1656 में से 1200 घटा देंगे तो कितना मिलेगा आपको? 456 मिलेगा, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर आप बी में देखें तो 456 दिखा हुआ है और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न में। देखिए आखिरी प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। चलिए यहाँ पर देखिए जो अगला हमारा क्वेश्चन है, लिखा है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। शहरों की ओर पलायन करने के कारण जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की दर से कमी आती है। 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यानी गांव की जो वर्तमान जनसंख्या है वो है 50,000। शहरों की वजह से, यानी शहर में पलायन, पलायन का मतलब ये होता है जैसे गांव में रोजगार नहीं होता तो लोग रोजगार की तलाश में शहर की ओर बढ़ते हैं। तो शहरों में पलायन करने की वजह से उनकी जो जनसंख्या है वो कम हो रही है। 5% की दर से उनमें अवमूल्यन देखा जा रहा है, यानी कमी देखा जा रहा है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? तो फार्मूला होता है अवमूल्यन की कंडीशन में A = P 1 - R/100 की पावर n। उसी फार्मूला बैठाए हैं। यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10, यानी 20 हो गया। यहाँ एक 20 एक कम 20, 20 में से एक जाएगा, बचेगा 19। यानी ये हो जाएगा आपका 50,000 गुणे 19 का जब स्क्वायर करेंगे 361, और ये हो जाएगा 400। डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे। अब यहाँ पर 5 का गुणा करा देंगे तो 5 एक कम 5, फिर 5 छक 30, 5 तिया 15, 3 18, और डबल जीरो लगा देंगे, बटे में 4 है। अब भाग करा देंगे तो देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा, फिर बचेगा 4 पंचे 20, फिर यहाँ 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी ये हो जाएगा 45,125। इसका मतलब ये है कि जो गांव की जनसंख्या है 2 साल बाद 50,000 से 45,125 पर आ जाएगी।
तो आप ऑप्शन नंबर ए में देखिए 45,125 दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 20 प्रश्न हम करवाए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। घंटों भर की वीडियो हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप अभी तक यहाँ तक बने हुए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।